गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ आप थंबनेल देख सकते हैं कितना खास है। कोई भी आप एग्जाम दिला रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, यूपीएससी हो, स्टेट का या एसएससी का या व्यापम का, कोई भी एग्जाम हो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैं लेकर आया हूँ नेशनल करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स, जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक। तो दोस्तों ये वीडियो इतना खास है, इसे आज सितंबर में होने वाले, साथ में दिसंबर में होने वाले, जनवरी में होने वाले सभी एग्जामों के लिए आप इसे जरूर देखोगे और आज भी देखोगे और 6 माह के बाद भी देखोगे। तो इतना खास होने वाला है ये वीडियो। मैंने इसमें बहुत ही मेहनत किया है और बहुत हर भाग को अलग अलग करके मैं विशेष रूप से इसको तैयार किया हूँ वनडे एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, जरूर आप देखोगे तो पसंद आएगा, आपका रिवीजन होगा, साथ में बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें जून से लेकर अगस्त तक एक साथ का इसमें करेंट अफेयर्स है। लगभग 500 इसमें सवाल शामिल है। तो ये आपके लिए वन लाइनर फॉर्म में है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और साथ में इससे हमको भी बेहतर से बेहतर मोटिवेशन मिलता है। तो ये वीडियो आपको लगभग 500 जो वन लाइनर फॉर्म में है, ये जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक के डेट में ये सारे कंटेंट शामिल है। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बेहतरीन डिजाइन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा करेंट अफेयर्स आज का। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का करेंट अफेयर्स, जो जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक, मतलब 1 जनवरी से इसमें जो भी है और 31 अगस्त तक के सारी राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों यदि कोई भी आप स्टेट के हो, हमारे भारत के, एमपी के हो, यूपी के हो, महाराष्ट्र के हो, बिहार के हो या साउथ इंडिया के, ये जो करेंट अफेयर्स है ये आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन साबित होगा और इसमें बिल्कुल सफिशिएंट कंटेंट लेकर आया हूं मैं, एकदम ज्यादा से एक्स्ट्रा भी नहीं है। बिल्कुल जो नॉनसेंस चीजें भी हैं उसको आपको तैयारी नहीं करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे नेशनल करेंट अफेयर्स में ये पद्म पुरस्कारों से। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पद्म पुरस्कार है कि इसका 3 कैटेगरी होता है। पद्म विभूषण सबसे ऊंचा होता है, फिर पद्म भूषण होता है और फिर पद्म श्री। तो इस साल हम लोग यदि देखें तो टोटल मिला के 139 लोगों को ये पुरस्कार मिला है और सबसे जो ऊपर श्रेणी का है वो पद्म विभूषण होता है और इसका उद्देश्य कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और इस साल कितने लोगों को दिया गया है? ये 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख नाम यदि देखें तो शारदा सिन्हा है, जिसको संगीत के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है इसको। तो ये चीज खास ध्यान रखेंगे, खासकर एसएससी एग्जाम वाले लोगों को खास ध्यान रखना है ये चीज। एल सुब्रमण्यम, तो ये क्या है? कला के क्षेत्र में है और कहाँ से है? कर्नाटक से। एम टी वासुदेवन नायर, तो ये क्या है? साहित्य के क्षेत्र में और इसको भी क्या दिया गया है? मरणोपरांत ये इनाम, ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला हम लोग देखें पद्म भूषण का, तो पद्म भूषण जो है वो 19 लोगों को दिया गया है टोटल। और ये क्या होता है? उद्देश्य किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और राष्ट्रीय प्रभाव के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसमें हम लोग देखें तो क्या है? आनंद नाग जो कला के क्षेत्र में है, जोसे चाको पेरुपुलम ये चिकित्सा के क्षेत्र में केरल से, डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश से, और ऐसे करके और भी 19 नाम हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला हमारा है जो सबसे निचले स्तर का होता है, मतलब पद्मश्री बहुत ही भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में ये शामिल है और इससे ऊपर केवल क्या होता है? भारत रत्न होता है। तो ये जो है ये सबसे 3 जो पुरस्कार है उसमें से ये तीसरे नंबर में है पद्मश्री।
तो इसका उद्देश्य भी होता है कि जो कला, खेल, साहित्य, शिक्षा, समाज आदि में उल्लेखनीय योगदान देता है उनको ये दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये इनाम कितने लोगों को दिया गया है? 13। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, इसमें से कोई ना कोई सवाल आपको जरूर आएगा। और खासकर यदि आप कोई भी स्टेट से हैं, जैसे आप महाराष्ट्र से हैं, तो आपको महाराष्ट्र से जिसको भी इनाम मिला है, ये पुरस्कार मिला है पद्मश्री का, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी रखना है। आप एमपी से हैं तो आपको एमपी में जिसको भी ये पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार, जो भी तीनों में से, उसके बारे में आपको जानकारी खास रखना है। क्योंकि हम सेंट्रल लेवल पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इतना डीप कहाँ से मिला है उस चीज को ध्यान नहीं देंगे यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुल 113 लोगों को मिला है। उसमें प्रमुख कौन है? अश्वनी भिदे, देश पांडे जो हिंदुस्तानी संगीत में क्या है, महाराष्ट्र के है। अरिजीत सिंह संगीत में कहाँ के है? ये पश्चिम बंगाल के। अशोक सराफ ये जानते हैं, फिल्म अभिनेता है हमारे, इसको भी मिला है। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ खासकर छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक है कि यहाँ से 2025 में पद्मश्री का पुरस्कार एक व्यक्ति पंडरी राम मंडावी को मिला है। उन्हें यह सम्मान उनकी असाधारण काष्ठ कला के लिए मिला है, मतलब ये आदिवासी में है, तो इसको खास आपको ध्यान देना है। और इसका क्या है कि संगीत के क्षेत्र में निर्माण में योगदान के लिए दिया गया है। एक बांसुरी जैसा एक यंत्र होता है जिसको बोला जाता है सुलूर, उसका निर्माण करता है ये। और ये बस्तर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसके नारायणपुर जिले का ये निवासी है। और ये आदिवासी है। कौन सी जाति का है? गोंड मोरिया जाति से ये ताल्लुक रखता है। इनका कार्य क्षेत्र माओवादी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ये कला और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण रहा, तो ये इसका खास रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपनी कलाकृति बना के जो मृतक स्तंभ है उसको भी प्रधानमंत्री को भेंट किया था, और प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट किया था। तो अगला हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों में ही अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। अब यहाँ 24 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये 2025 में दिया गया है, तो ये इसलिए 2000, लेकिन जो कार्य है, कार्यकाल है, वो कब का है? 2024 का। क्योंकि कोई भी पुरस्कार है 2024 में आपने क्या किया, क्या लिखा, तो उसका पुरस्कार क्या मिलेगा? 2025 में तो वो मिला है। ये भी किसको मिला है? छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को ये मिला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका विशेष योगदान का है हिंदी में काव्य और कथा लेखन में इसको ये दिया गया है। अगला हम लोग देखें साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसको मिला है? हिंदी में, हिंदी के लिए आप ध्यान रखेंगे, हिंदी के लिए किसको मिला है? राम कुमार तिवारी को मिला है। हिंदी हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम नेशनल लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के लिए। लेकिन यदि आप प्रदेश में जो भी भाषा बोला जाता है, कन्नड़ तो कन्नड़ में किसको मिला, मलयालम तो मलयालम में किसको मिला, तेलुगु तो तेलुगु में किसको मिला, ये सब आप देख लेंगे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। इसकी कृति है सपनों की गली, है ना, ये काव्य संग्रह है। इसका विशेष चीज है हिंदी साहित्य में नव उन्मेषी काव्य लेखन के लिए इसको मिला है। अगला हम लोग देखते हैं सरस्वती सम्मान 2024। तो सरस्वती सम्मान 2024 का ही नाम मिला है, जो 25 में मिला है। किसको मिला है? साधु भद्रेश दास को। किस लिए मिला है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इसको मिला है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 का, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। इसका इनाम, इसका पुरस्कार किसको मिला है? किताब का नाम है हार्ट लैम्प, और ये क्या है? बानू मुश्ताक क्या किताब है? बानू मुश्ताक, ये हमारे भारत के है। और इसके अनुवादक कौन है? दीपा भाष्टी है। मतलब इसको क्या किया गया है? ये कन्नड़ भाषा की है। मतलब ये जो पुस्तक है वो किसमें लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर। 12 इसमें कहानियां हैं, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, है ना। 12 कहानियों का संग्रह है, ये कन्नड़ भाषा का है। और ये अनुवादक जो अनुवाद किया दीपा भाष्टी, उसका ये लिखा गया है। तो इसमें ये
दिया है कि कन्नड़ भाषा का है और ये और कई से स्टोरी है और इसमें लेखिका और अनुवादक के बीच समान रूप से ये वितरित किया जाता है। मतलब $50,000 इसमें मिलता है। $50,000 मतलब उसका $80 में आप गुणा करके उसका कुल राशि हमारे रुपयों में आप लगा सकते हैं कि कितना होगा। अगला है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कन्नड़ भाषा की और पहली शॉर्ट स्टोरी संग्रह है ये, जो कन्नड़ भाषा में हुआ या इनाम प्राप्त किया है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई विशेष हमको पुरस्कार मिलता है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पुरस्कार है फर्स्ट टाइम मिला है हमारे कन्नड़ भाषा को, मतलब हम भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है। तो बानू मुश्ताक को भी ध्यान रखना है और उसको जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, मतलब किन्होंने अनुवाद किया है, दीपा भट्टी ने, तो इसका भी नाम आपको जरूर याद रखना है। ये बहुत ही 5 स्टार का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व योग दिवस। तो योग दिवस जानते हैं कब मनाया जाता है? 21 जून 2025 को हुआ। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कहाँ हुआ? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये भव्य आयोजन हुआ और जो भी आयोजन होता है वहां प्रधानमंत्री जी शामिल होते हैं। और यदि थीम की बात करें कि 2025 में थीम क्या रहा, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस वर्ष का क्या है थीम। तो आपको इस साल अब क्या है, किसी भी जो दिवस है या जो भी कार्यक्रम है उसका थीम आपसे आजकल पूछा जाता है कि इस प्रोग्राम का थीम क्या था, इस डे का थीम क्या था, तो वो चीज आप याद रखेंगे। इस वर्ष 11वां योग दिवस मनाया गया, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इसका क्या था थीम था। इसका विवरण आर के बीच विजयवाड़ा में कितने लोगों ने अभ्यास किया, में भी राज्य स्तर पर, मतलब कई जगह इसके कार्यक्रम हुए, उसके बारे में है। अगला हमारा प्रमुख चीज है, देखिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्या होता है, खास होता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, और ये कब होता है? कब हुआ था? 9 से 10 फरवरी के बीच हुआ था। और आपको ध्यान रखना है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है ये, तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस साल जो हमारा 2025 का देखें तो ये फरवरी 2025 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? ये भुवनेश्वर में हुआ था। तो ये भारतीय दिवस, मुख्य अतिथि कौन थे? TNT मतलब त्रिनिदाद और टोबैको के गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम, जो इसका नाम है क्रिस्टिन काली कंगालू, ये यहाँ के मुख्य अतिथि थे इस दिन। और इसका थीम क्या था? तो जो योग है उसका, जो योग नहीं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसका योग क्या था? एक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, मतलब एक विकसित भारत हमारा बनने वाला है 2047 तक, जो लक्ष्य रखा है सरकार, उसमें जो प्रवासी भारतीयों का योगदान कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं इसके बारे में है। और साथ में जो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू है, जिन्हें प्रवासी सम्मेलन पुरस्कार भी 2025 से सम्मानित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाए कि इस साल का प्रवासी भारतीय सम्मान या पुरस्कार जो है 2025 का किसको दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसको दिया गया है। ये त्रिनिदाद एवं टोबैको के जो राष्ट्रपति है, क्या है इसका? कार्ली कंगालू क्रिस्टिन, इसको दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें साथ में विदेश में रहने वाले नागरिकों के बीच संवाद, मतलब इसका और विवरण देखें तो विदेश में रहने वाले नागरिकों के बीच संवाद, निवेश, संस्कृति और व्यापार के अवसरों पर चर्चा करना। आगे हम लोग देखते हैं कई सारे हमारे जो हमारा जो सेना है, भारतीय सेना है, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो या हमारे थल सेना हो, तो इसमें से जो कई देशों के साथ अभ्यास करता है उनका नाम है, कि आपको खासकर उनका नाम पूछता है वनडे एग्जाम में, कब हुआ ये जनरली आपको उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर कम से कम हमारा वनडे एग्जाम के लिए ये है
कि किस देश के साथ कौन सा अभ्यास होता है, ये आपको जानना जरूरी है। कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी है डेविल स्ट्राइक कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है डेविल स्ट्राइक युद्ध अभ्यास की बात करें हम, तो ये इंडियन एयर फोर्स और थल सेना के बीच ये हुआ, मतलब ये हमारे देश के ही बीच जो है वो हुआ था। यदि हम बांग्लादेश के बीच, यदि हम ऑस्ट्रेलिया के बीच देखें तो एस्ट्रा हिंडब ये चीज होता है, हिंद बाह, मतलब इसका नाम है अस्ट्रा हिंद बाह, ये नाम है इसका, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। बांग्लादेश के साथ हुआ तो ये क्या है, संप्रीति है। चीन के साथ होता है वो हेड इन हेड नाम है इसका। शक्ति किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ, तो फ्रांस के साथ हुआ वो उसका क्या नाम है, शक्ति। गरुड़ शक्ति ये किसका नाम है, इंडोनेशिया के साथ जो सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या था, गरुड़। अगला हम लोग देखते हैं कजाकिस्तान के साथ था उसका प्रबल दोस्ता राख, ये नाम है। खंजर किसके साथ हुआ, तो खंजर जो युद्ध अभ्यास है वो किसके साथ हुआ, किर्गिस्तान के साथ। और मालदीव के साथ क्या हुआ, एकूरवेरिन ये हुआ। और अगला मंगोलिया के साथ बात करें तो ये क्या है, नोइमिक एलिफेंट ये हुआ। अगला हम लोग देखें म्यांमार के बीच, तो इसके बीच ये इम्बेलम ये था, इम्बेक्स ये युद्ध अभ्यास का नाम था। नेपाल के साथ जो युद्ध अभ्यास हुआ उसका नाम क्या था, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो अभ्यास है आपसे पूछा जाएगा पेपर में, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश के बीच हुआ, आपको ऑप्शन, तो वहां पर आपको ये कुछ प्रमुख मैं दोस्तों लाया हूं इसको, तो इसको आपको कम से कम ये जो सैन्य अभ्यास अभी हुआ है इनको आपको ध्यान रखना है, कम से कम देश का नाम, क्योंकि डे में आप याद रखेंगे तो आपको ऐसे भी इतिहास में बहुत सारा सन, या हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सन वगैरह याद रखने पड़ते हैं, तो इसमें हम लोग डेट वेट ज्यादातर याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको नाम मुख्य रूप से वनडे एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। ओमान के साथ क्या है, अल नागा ये चीज चला था, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग और देखें तो कुछ देश और के साथ है, तो रूस के साथ हमारा क्या चला है, इंद्र। श्रीलंका के साथ क्या अभ्यास चला है, मित्र शक्ति। थाईलैंड के साथ जो अभ्यास हुआ उसको क्या बोला जाता है, मैत्री। ब्रिटेन के साथ वो अजय वारियर। संयुक्त अमेरिका के साथ फर्स्ट टाइम अभ्यास हुआ वो क्या कहलाता है, प्रहार। मतलब ये सारे अभ्यास क्या है, भारत ने 2025 में इन देशों के साथ किया है। और साथ में जैसे मैं बताया भारत की जो जल सेना है, मतलब वायुसेना जल सेना ये करके जो आपस में हुआ उसको भी एक नाम दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि कई सारे जो इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स आपको मिलेंगे, उसमें भारत का जो सूचकांक हम लोग देखते हैं बहुत प्रकार के, उसमें भारत का कौन सा स्थान है उसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें क्या है हमारा जो है वो कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है भारत का, देखें तो भारत के इसमें कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। पहले स्थान पर जर्मन आज ये है, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। हेंगले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये इसमें क्या है, हेंगले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान, या इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के आप वीजा से कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं, तो ये कौन कहलाता है, हेंगले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम एक देश की वीजा के साथ कितने देशों का यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हम किसका देश का यात्रा कर सकते हैं, यदि आपके पास सिंगापुर का वीजा हो तो 187 देशों का आप यात्रा कर सकते हो, जबकि भारत के पास हो तो भारत के पास 57 देशों का यात्रा किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण, इसमें हम लोग देखें तो क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसका मतलब है,
तो इसमें हम लोग देखें तो भारत का कौन से नंबर में है? 50वें नंबर में, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट में। वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक में हम लोग देखें कि वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक में देखें तो ये कौन से नंबर पर है? चौथा। वैश्विक मारक क्षमता मतलब हथियार जो है ना, हथियार हम लोग खरीदी में या उसके उपयोग में जो में भी हम लोग ये किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर। पहले पर अमेरिका, रूस, चीन और फिर क्या है? भारत है। विश्व वायु गुणवत्ता 2024 पर, या इसको IQAir बोलते हैं, तो इसमें सबसे वर्स्ट में है ना, मतलब सबसे खराब कंडीशन में बोला जाए तो तीसरे नंबर में है। जो पहला नंबर यदि देता है उसको तो वो वहां का वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित है, ऐसा मान के चलो। तो यदि हम नई दिल्ली को देखें तो दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानियों में से ये माना जाता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि हम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो जो देश आतंकवाद से प्रभावित है उन देशों में देखें तो 14वें नंबर पर है। पाकिस्तान हमसे आगे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का स्थिति आपको पता होना चाहिए कि विश्व में आतंकवाद से प्रभावित देशों का सूची देखें तो हमारा स्थान पहले भी 14 था, अब भी 14 है। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो जिसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी होता है। तो हम लोग कहाँ पर है? ये 134वें स्थान पर है, और इससे पहले हम लोग कितने में थे? 2022 में 135वें स्थान पर। ये जो आंकड़ा जारी किया गया है ये कब का किया गया है? 2023 का। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब एक स्थान का हमारा सुधार हुआ है। यदि हम लैंगिक असमानता अनुपात के बारे में देखें, लैंगिक असमानता अनुपात क्या होता है? ये भी यूनाइटेड नेशन जारी करता है। तो हम लोग देखेंगे तो हम 193 देशों में कौन से नंबर में है? 108वें नंबर पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक मतलब यहाँ पर लिंग भेद या उम्र या जाति या किस आधार पर जो भेदभाव होता है उसमें हमारा 108वां स्थान है। यदि हम बात करें 2021 का तो हम किस स्थान पर थे? 122वें। तो जरूर हर एक चीज में हम लोग देख रहे हैं भारत की स्थिति में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है समय के साथ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें 2024 का तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये जारी होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है? 118वां स्थान है, जबकि इससे पहले हम लोग कितने पर थे? 126वें स्थान पर। मतलब हमारा सुधार कितने अंक का हुआ है? 8 स्थान का सुधार हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान यदि इसमें जो पहले नंबर पर आएगा, मतलब ये मान के चलो कि वहां भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है। जैसे डेनमार्क का हुआ, नॉर्वे हुआ, ये हमेशा इस मामले में, सभी मामले में क्या होता है? डेनमार्क और नॉर्वे, ये इन मामलों में हमेशा क्या होते हैं? पहला नंबर दूसरे नंबर पर होते हैं, चाहे पर्यावरण के मामले में हो या और कुछ के भी मामले में। तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जबकि भारत को हम देखें भ्रष्टाचार के मामले में तो अच्छे तरफ से देखें तो 180 देशों में कौन से नंबर पर है? 93 नंबर पर, जबकि पहले कितने नंबर पर था? 96। तो 3 स्थान का हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन देखा जाए तो भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा है। मतलब ऐसे परसेंट में देखें तो 180 में 93 है, मतलब 50% से ज्यादा हर चीज में भ्रष्टाचार है। ऐसा हमें एक हिसाब से सिंपल अनुमान लगा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड द्वारा गरीबी पहल में, गरीबी में सबसे अधिक लोग वाले देश कौन सा है? भारत। यदि देखा जाए तो सबसे अधिक जो गरीब है वो कहां पर है? भारत में है। कितना? 234 मिलियन, जबकि पाकिस्तान में कितने हैं? 93 मिलियन, और इधर इतना, और यहाँ नाइजीरिया में भी है वैसे। बाकी यहाँ बस है, बाकी जो यूरोपीय देश है वहां पर ऐसा नहीं है। तो एशिया में ही मान के चलो कि सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, और सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ हैं? भारत में है सबसे ज्यादा गरीब। विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024 का हम लोग देखते हैं।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 2025 और 26 में वैश्विक वृद्धि जो है वो कितना रहने का अनुमान लगाया है? 3.3%। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज और है, यहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ है जिसके तहत अब क्या होगा, 30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को क्या किया जा सकता है, जेल में है यदि उसको सजा हो गया है तो उसको क्या किया गया है कि उसको संविधान संशोधन किया गया है, अनुच्छेद 75 और 164 और इतने में बदलाव किया गया है। और 31वें दिन यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन रिहाई के बाद पुनः नियुक्ति संभव है। मतलब यदि वो जेल जाता है, उसको सजा होता है, गंभीर अपराध होता है उसको, तो पहले क्या होता था, जो भी नेता पीएम या मंत्री होता था वो मंत्री पद में रहता ही था, 2 माह 4 माह या 5 साल भी जेल में रह गए, 4 साल 3 साल। लेकिन अब वो ऐसा क्या होगा, अब ये 31वें दिन ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। इसका नंबर भी ध्यान रख लेंगे। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 130वां संविधान संशोधन। तो आपसे पूछा जाए यदि कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी का भी जो सदस्यता है या पद से हटाया जा सकता है, तो यदि आपराधिक मामले हो तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो 130वां नंबर। आपके लिए एक सवाल और बन सकता है कि आज तक, मतलब लेटेस्ट हम लोग देखें अगस्त तक, तो अगस्त तक हमारे संविधान में कितने संशोधन हो गए हैं? तो हमारे संविधान में कितने संशोधन हो गया? 130 तक। और इसको ये कब पारित हुआ है? ये संसदीय, मतलब 20 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ है और ये लगभग पारित भी हो जाएगा ही, मान के चलो। आगे हम लोग इसे देखते हैं। 26 जनवरी 25-26 को हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? क्योंकि 26 जनवरी ये सारी चीजों का थीम होता है, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये हमारे 26 जनवरी 2025 का क्या था, थीम था। और ये कौन सा हमारा गणतंत्र दिवस था? 76वां। और इसमें भारतीय सेना का थीम यदि हम लोग देखें, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, उसका थीम हम लोग देखें तो इस साल क्या था? समर्थ भारत, सक्षम सेना, ये इसका थीम था। यदि हम प्रवासी भारत, यहाँ से हम लोग बहुत सारे डे और उनका थीम देखते हैं जो प्रमुख रूप से थे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 26 जनवरी से। तो 26 जनवरी का थीम आपको ध्यान रखना है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। जबकि 15 जनवरी को हमारा भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, उसका जो थीम है वो समर्थ भारत और सक्षम भारत। यदि हम प्रवासी भारतीयों का देखें तो हम इसको देख लिए हैं, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इस साल का थीम है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाएगा या मनाया जाता है, और इस दिन क्या किया जाएगा? जलवायु के लिए वन, ये इसका थीम है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस साल क्या है, इसका जो थीम है क्या निर्धारित किया गया है? त्वरित कार्यवाही, मतलब महिलाओं के प्रति जो भी अपराध होते हैं, जो भी दुर्व्यवहार होता है, उनके प्रति क्या करना है? त्वरित कार्यवाही करना है। ये दिवस मनाया गया है, मतलब थीम रखा गया है। 31 मई 2025 को क्या मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इस साल का थीम क्या रखा गया है? उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दा फाश, ये इस साल का थीम रखा गया है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 5 स्टार का प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा 12 मई। 12 मई को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इस साल क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो ये हमारा इस साल का नर्स दिवस के लिए मनाया जाएगा। और इनको नाइटिंगेल एक करके पुरस्कार होता है, वो दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाइटिंगेल पुरस्कार तो किसको दिया जाता है? नर्सों को दिया जाता है। 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस मनाया गया, ये फर्स्ट टाइम मनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 25 जून 2025 को क्यों मनाया गया? क्योंकि और संविधान हत्या दिवस का थीम क्या था?
डांसिंग टर्टल्स रॉक, इसका थीम था डांसिंग टर्टल्स रॉक। क्यों मनाया गया 25 जून को? ये तो 25 जून 1975 को ही इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, देश में जो आंतरिक अशांति के कारण ये लगाया था, क्या आपातकाल लागू किया था। इसलिए जो भाजपा शासन है या वर्तमान में जो भाजपा का मोदी सरकार का शासन है, उन्होंने ये मनाया था। अगला हम लोग देखते हैं 11 जुलाई 2025। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, कि 11 जुलाई को ही क्यों चुना गया है विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए। तो इसका इस साल का विषय है युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहा परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। अपना मनचाहा परिवार मतलब एक हिसाब से हम लोग देखें तो जीवन साथी चुनने का ही रिलेटेड है इससे, मतलब आप अपने पसंद से अपना परिवार बना सकते हैं, अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। अगला हमारा एक और देखें 21 जून को तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है, और इसका हमारा थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग और देखें तो मुख्य रूपों से क्या है, यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर में कुल कितने साइट को शामिल किया है? भारत के 44, पहले कितना था? 42, अभी एक शामिल किया गया है, 43 था, तो अब एक ताजा एक शामिल किया गया है, जिसमें से क्या है 36 सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक को, 7 प्राकृतिक स्थल को, और एक किसको शामिल किया गया है? मिश्रित को, मतलब जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से है। ये कौन सा है? ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है, ये इसको शामिल किया गया है। और नवीनतम साइट कौन सा शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य के जो 11 किले हैं, जिसमें से एक किला महाराष्ट्र में भी है, 12 किले, जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में और एक किले कहाँ है? तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट। जिंजी फोर्ट अभी किस काल से संबंधित है? मराठा काल से। तो कुल मिला के हम लोग देखें तो आपसे पूछा जाए कि कौन से स्थलों को विश्व धरोहर शामिल में 2025 में शामिल किया गया है, तो 12 मराठा किलों को शामिल किया गया है, जिसमें से 11 किले जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। एक किला कहां पर है? तमिलनाडु में। कौन सा किला? जिंजी फोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है, ये सारे शामिल हुए। अगला हमारा रामसर वेटलैंड है। तो कुल अभी के डेट में देखें तो हमारा कुल रामसर जो है वेटलैंड है वो कितना हो गया है? 91। मतलब 2025 में ही कितने रामसर जुड़ चुके हैं? 6 रामसर जुड़ चुके हैं। तो जून 2025 में जो एशिया में सबसे अधिक और विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा रामसर संख्या वाला हो गया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं, वेटलैंड क्या होता है? वेट मतलब होता है नम या गीला, है ना। तो जो नम वाला स्थान है, साइट मतलब क्या होता है? स्थल। तो जो नम वाला स्थल है, तो नम वाला स्थल है तो हमारा जो सेंट्रल इंडिया का प्रदेश है, जैसे मान लो हम लोग देखें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बीच में है तेलंगाना, तो ऐसे जो राज्य है हमारा, ये क्या होगा? इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सूखे प्रदेश है। तो इसमें प्रायः कौन सा आते हैं? कुछ हिमालयन प्रदेश जहां हमेशा बर्फ वगैरह रहता है, या ये समुद्री किनारे जहां समुद्र होता है और वो नम एरिया होता है, तो प्रायः समुद्री एरिया आता है, तो उसको वेटलैंड बोला जाता है, मतलब नम एरिया। तो इसमें हमारा सबसे अधिक संख्या कहां पर है? नम साइड तमिलनाडु में। तमिलनाडु का देखे हैं साउथ में हमारा है, समुद्र के तट पर ही स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 91 रामसर साइट है ना। सबसे ज्यादा कहाँ का है? तमिलनाडु का। और 2006 में कितने रामसर स्थल शामिल हुए हैं? तो 6 शामिल हुए हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे हम लोग इससे बढ़ते हैं, नवीनतम शामिल साइट है ना। तो नवीनतम शामिल साइट में हम लोग देखें तो ये है खीचन जो फालोदी है राजस्थान में, और मेड़र उदयपुर राजस्थान में है। ये 2 नए जो रामसर है ये जून में शामिल किया गया है। सबसे बड़ा रामसर स्थल बोले भारत में
तो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा जो वेटलैंड है। सुंदरवन जहाँ डेल्टा पड़ता है, हम लोग जानते हैं सुंदरवन में क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां बिल्कुल फैल के चलती हैं, मतलब बिल्कुल वहां जो भी जो अपरदन से मिट्टी से काट के जो लाए रहते हैं उसको वहां डालते हैं और बिल्कुल उथला या छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है, मतलब वो गीली रहता है हमेशा। तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? वेटलैंड एरिया है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र का सबसे छोटा रामसर की बात करें तो ये रेणुका झील है, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कितना है? 0.2 वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बोले तो ये कौन सा है? ये अगले में हम लोग शामिल करते हैं इसको। तो सबसे छोटा स्थल हो गए रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा इस सवाल से। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, ये कौन सा ब्रिज है? तो चिनाब रेल ब्रिज है। इस बीच का नाम क्या है? चिनाब रेल ब्रिज है। स्थान कहाँ पर है? ये चिनाब नदी पर है ना? रेसी जिला में है, जम्मू और कश्मीर का है ये। इसकी ऊंचाई कितना है? 359 मीटर है नदी की सतह से, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एफिल टावर जितना ऊंचा है उससे भी ज्यादा ये पुल है। इसकी लंबाई कितना है? लगभग 1 किलोमीटर 315 मीटर इसकी लंबाई है। स्टील आर्क और डेक पुल है, ये महत्वपूर्ण है। और ये किन जिलों में है? ये उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक योजना का एक हिस्सा है। तो इसके बारे में आपको जानना है। G7 समिट 2025 की बात करें, ये आयोजन और विवरण ये कहाँ हुआ है? तो स्थान इसका कहाँ था? कनाडा में संपन्न हुआ। कब हुआ? जून में। और ये कौन सा सम्मेलन था इसका? 51वां सम्मेलन था, ये ध्यान रखना है। G20 समिट की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका में। ये ध्यान रखना, इसका कौन सा सम्मेलन है? ये 20वां सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन। इसका थीम क्या है? तो सॉलिडरिटी, इक्विलिटी और सस्टेनेबिलिटी। तो ये इसका क्या है? थीम है, सॉलिडरिटी, इक्विलिटी और सस्टेनेबिलिटी। आगे हम लोग बात करें ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में। और ये कौन सा सम्मेलन था ब्रिक्स का? 17वां सम्मेलन था। ब्राजील के अध्यक्ष थे इसको, तो ये ध्यान रखना है। ये जुलाई में हुआ था, 6 से 7 जुलाई को। 2 दिवसीय ये था। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के उद्देश्य से था। इसका थीम की बात करें तो थीम इसका क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसका थीम था। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, यूएन वाला जो भी हो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जब बात आता है तो हर सवाल क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वह भारत से ही जुड़ा हुआ है, सब देशों से जुड़ा है यूएन आए तो ये जो ओशियन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुआ था? 9 से 13 जून को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? फ्रांस नाइस में, तो फ्रांस में हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। और इसका हम लोग थीम देखें तो थीम इसका क्या था? महासागरों का संरक्षण एवं सतत प्रयोग या उपयोग, ये इसका था। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है मिस वर्ल्ड 2025। मिस वर्ल्ड से संबंधित हम लोग देखें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये हमारा हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। और ये भारत में लगातार दूसरी बार हुआ है। 2024 की बात करें तो 2024 में भी भारत में ही हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। तो ये वहां चेक गणराज्य की बनी थी और यहाँ पर सुचाता बनी है। तो कौन सा बनी है? सुचाता, हंगरी। तो ये ओपल, मतलब इसको आप ये नाम ध्यान रखना, ओपल सुचाता ये बनी है। ये कहाँ की है? थाईलैंड की है। यह इतिहास में थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड बनी है। तो ये आपको खास चीज ध्यान रखना है, थाईलैंड की बनी है। और ओपल सुजाता, ओपल सुजाता, और ये हैदराबाद में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और ये भारत में किस नंबर पर हुआ? मतलब तीसरे नंबर की हुआ है, ये चीज आपको खास ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है, इसका जो मुख्य जानकारी है,
स्थापना इसका क्यों यहाँ पर बताया जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर हर जो 5 है वो क्या होता है परमानेंट इसके सदस्य है, जबकि 10 क्या होते हैं इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में से 5 धन 5 मतलब 5 लोग हर 2 साल के लिए बनते हैं और फिर क्या होते हैं बदलते रहते हैं। हर 2 साल के लिए बनाते हैं कोई भी 5 देश को फिर। और इसकी स्थायी सदस्यों की बात करें तो इसका कौन है, चीन है, अमेरिका है, रूस है तो और जापान है, ऐसे करके इसका फ्रांस है, फ्रांस मतलब तो ऐसे करके 5 देश है जो स्थायी समिति में, बाकी ऐसे ही है। तो अभी के डेट में देखें तो ये 5 हो गए। इसका संयुक्त कार्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। गठन कब हुआ था 1945 में। तो इसके स्थायी सदस्यों में देखें तो ये देखो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस ये स्थायी सदस्य है। जबकि 10 अस्थायी सदस्यों की बात करें तो ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है। अब अगला हम लोग देखते हैं सीजेआई मुख्य रूप से मतलब कौन बनेगा, अगला जो है अगले सीजेआई मतलब अभी कौन है गवई। अभी कौन है जो गवई है उसका कार्यकाल कब नवंबर में खत्म होगा और नवंबर में कौन बनेगा जस्टिस सूर्यकांत जो है वो नया सीजेआई बनेगा। हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ये कब बनेंगे 24 नवंबर से शुरू होगा और 9 फरवरी 2027 तक, बहुत लंबे समय तक। जबकि सीजेआई जो ये गवई है ये कब बना था, मई में बना था, मई में बने थे और नवंबर में क्या हो जाएंगे रिटायर हो जाएंगे। जबकि ये क्या है 1.25 साल के आसपास रहेंगे। जैसे यहाँ पर जो BR गवई जी है वो 23 नवंबर को क्या होंगे सेवानिवृत्त होंगे और उसके बाद उसको कौन उसका स्थान लेंगे सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं एक नमस्ते योजना है। तो नमस्ते योजना क्या होता है 2022 में शुरू हुआ था। इसका पूरा नाम हम लोग देखें तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इको सिस्टम होता है। इसे भारत सरकार ने 2022 में लॉन्च किया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैनुअल जो स्केलेजिंग हाथ से मैला धोने वाले को पूरी तरीके से उस प्रथा को क्या करना है समाप्त करना है। ये चीज ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं एक पोर्टल का नाम है सारथी पोर्टल। तो सारथी पोर्टल में क्या होता है, यह परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका नाम ये है सारथी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे द्वारा ये जारी किया गया है। एक ऑनलाइन सेवा है, इसे एनआईसी ने डिजाइन किया है और इसका मकसद क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य परिवहन सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाना है। सारथी मतलब सारथी को कौन होता है, गाड़ी में होता है, मतलब जो साधन है ट्रांसपोर्टिंग में है उसी में सारथी होता है। तो आपको चीज ध्यान रखना है, सारथी क्या करेगा वो काम करेगा। आगे हम लोग देखें तो और कुछ UNGA 80 प्रमुख जो जानकारी है 2025-26 का। तो इसका हम लोग देखें UN का जो 80वां नंबर का जो सामान्य सभा होगा या महासभा होगा वो कहां पर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। जनरल असेंबली हॉल UN मतलब ये लिखा है UN, है ना। तो जनरल असेंबली मतलब जिसको क्या बोला जाता है महासभा, तो वो होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सत्र की शुरुआत कब होगा तो 9 सितंबर 2025 को होगा और इसकी समाप्ति कब होगा तो ये कब होगा 8 सितंबर 2026 को होगा। ये इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ उनगा 80 मतलब ये यहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जो पूर्व में जर्मनी के क्या है विदेश मंत्री रह चुके हैं। जो चुनाव हुआ तो उसमें ये विजय हुए हैं और अभी जो है ये कौन सा सत्र चल रहा है 19वां। तो अभी दूसरा है। जब 8 सितंबर आएगा तो 8 सितंबर से क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी वहां का उसका अध्यक्ष 1 साल के लिए। हमारे यहाँ से जो कौन बने थे, विजय लक्ष्मी पंडित जी बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना, विजय लक्ष्मी पंडित।
आगे हम लोग देखते हैं अध्यक्ष की थीम क्या है। तो इसका हम लोग देखें, बाउरबाक ने अपनी विजय टिप्पणी में बेटर टुगेदर थीम बोला है। इसके लिए आगे जो 1 साल तक काम करेंगे उसके लिए बेटर टुगेदर मतलब साथ में बेहतर, जब हम साथ में होते हैं तो बेहतर होते हैं, ये चीज है। आगे हम लोग देखें तो एक अगला सवाल है हमारा, NBFC लाइसेंस प्राप्त कंपनी कौन सा बना है पहला। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब जो बैंक नहीं है लेकिन वो फाइनेंस कर सकता है, तो ये कौन बना है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट को अब लाइसेंस मिल गया है कि वो क्या करता है, अब खुद आपको लोन दे सकता है। मतलब जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं यदि फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट में जैसे पहले ऑप्शन होता था कि हम ये कंपनी से, HDFC से, SBI कार्ड से खरीदे तो किस्त में खरीद सकते थे, मतलब इंस्टॉलमेंट में। तो अब इसमें क्या है, फ्लिपकार्ट खुद आपको उधारी दे देगा कि आप किस्त में ले लो कोई भी सामान, और आपको क्या करना होगा, 2 महीने 4 महीने या जो भी 6 महीने किस्त बांधेगा उसमें आपको राशि पटाना होगा। आगे हम लोग देखें तो क्या होगा, कुछ शीर्ष अधिकारियों के बारे में देखते हैं हम भारत के वर्तमान में कौन क्या। तो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी हैं, उन्होंने 19 फरवरी 2025 को भारत के कौन से नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, 26वें नंबर के बने हैं। सेबी की अध्यक्ष की बात करें तो सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तुहिन कांत पांडे। पहले ये वित्त सचिव हुआ करते थे, उन्होंने 1 मार्च 2025 से सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। आरबीआई के गवर्नर की बात करें कौन बने हैं, तो आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा, जो राजस्थान कैडर के IAS अफसर है। और आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है, तो नंबर भी थोड़ा सा पढ़ लेना 1-2 बार, या वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। मतलब गवर्नर हम देखें तो 26वें नंबर के, और मुख्य चुनाव आयुक्त भी देखें तो कौन से नंबर के हैं, 26वें नंबर के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। कैबिनेट सचिव की बात करें हमारा, तो कैबिनेट सचिव कौन है, TV सोमनाथन को बनाया गया है कैबिनेट सचिव। अगला, और वित्त सचिव के बारे में बात करें तो वित्त सचिव कौन बनाया गया है, अजय सेठ। इससे पहले कौन थे, तुहिन कांत थे, जो इधर क्या बनाए गए थे, देखिए आप कि तुहिन कांत को क्या बनाया गया था, सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सेबी का जो अध्यक्ष बनाया वही पहले क्या था, वित्त सचिव थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रोनॉट्स, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि क्या सुधांशु शुक्ला और XCO4 मिशन के संबंध में। तो दोस्तों इसके पहले मैं, यदि आपको ये जानकारी, ये वीडियो बिल्कुल स्पेशल लग रहा, आप जो भी वीडियो देखे होंगे उन सब का ये निचोड़ है, इसमें बेहतरीन चीज आपसे परीक्षा में पूछने लाया कि इसी से ही पूछेगा, ये मान के चलो कि सेंट्रल लेवल का जो करेंट अफेयर्स है सेंट्रल लेवल का, वो इससे बाहर का लगभग नहीं ही होगा। और स्टेट लेवल का आप यदि देखते हैं तो आपके यहाँ व्यापम है, आपके यहाँ जो PSC है जो होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको स्टेट का करेंट अफेयर्स करना अलग से होगा। तो ये यदि हम लोग सेंट्रल में देखें, SSC, UPSC ऐसे जो बड़े एग्जाम है, तो उसमें ये बेस्ट है। और वनडे एग्जाम के लिए आपके कोई भी स्टेट के हो तो ये बेस्ट है और बहुत ही बेहतरीन है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट टाइम है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आ रहा हो तो एक हार्ट जरूर कमेंट बॉक्स में आप भेज दें। इससे हमको क्या है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें, आपको सफलता जरूर मिले, आप भी गवर्नमेंट एग्जाम पाइए। तो आप जरूर इतना करिए, हम आपके लिए भी कर रहे हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं सुधांशु शुक्ला जो है और XCO4 मिशन क्या है। तो ये एस्ट्रोनॉट जो है सुधांशु शुक्ला किस रूप में गए थे ये, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पायलट के रूप में गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, इस जो ये है इसका नाम क्या था, XCO4, जो भी यान गया उसका। और ये प्रथम भारतीय है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा किया और
दूसरे भारतीय बने अंतरिक्ष में जाने वाले। 1984 में कौन गया था? राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा का भी नाम ध्यान रखेंगे। और ये कहां से भेजा गया था? नासा से। नासा पर आधारित एक निजी मिशन था, ये भी ध्यान रखना। ये सरकारी था कि क्या था? तो ये एक निजी मिशन था जिसमें स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के माध्यम से क्या किया गया? ये भेजा गया था। कब भेजा गया था? 26 जून 2025 को ISS के कहां से? डाक और डाक के करीब एक दिनों का प्रतीक्षण हुआ और 14 जुलाई मतलब 18 दिन है ना, यहाँ पर ध्यान रखोगे, यहाँ पर गलत हो गया है। ये कितने दिन है? 18 दिन। तो 18 दिनों के बाद वो कब वापस लौटे? 14 जुलाई को फिर से लैंड किया। तो ये आपको ध्यान रखना। अंतरिक्ष में किए गए महत्वपूर्ण कार्य, तो क्या कार्य किए गए? इस दौरान लगभग कितने प्रयोग किए गए? 60 प्रयोग किए गए, जिसमें माइक्रो रिसर्च, स्वास्थ्य, कृषि और 20 आउटरीच कार्यक्रम से संपन्न किए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो सुनीता विलियम की वापसी है वो भी हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली कौन है? सुनीता विलियम है। इसके जो बारे में है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मिशन और देरी का कारण, तो सुनीता विलियम और उसके जो सहयोगी थे, ये सहयोगी थे उसका विलमोर, ये जून 2024 को क्या है? ये गए थे और है ना स्टेल लाइनर में और ISS पर पहुंचे थे। यह मिशन केवल 8 दिन के लिए था। 8 दिन बाद उनको वापस आना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण और हीलियम जो है आदि जो भी प्रॉब्लम हुआ वहां, उसके कारण क्या हुआ? लगभग कितने महीने बाद इसका वापसी हुआ? 9 माह, है ना। तो अंततः नासा ने तय किया कि उन्हें कैसे किया जाएगा? बोटिंग और इसके जरिए स्टार लाइन से वापस नहीं लाया जाएगा। उनकी वापसी स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए सुरक्षित कराई गई। मतलब ये, तो इसका नाम ध्यान रखना, स्पेस एक्स क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल। मतलब इसको क्या है? जैसे आप जानते हैं कल्पना चावला जब लैंड हुआ था तो क्या हुआ था? जो उनका यान है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जमीन में पहुंचने के बाद उनका दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। तो उनको क्या है, इस बार पानी में, मतलब जो कैप्सूल है उनका लैंडिंग कहाँ किया गया? पानी में किया गया, समुद्र में किया गया। उसके लिए जैसा भी तैयारी किया गया था और फिर वहां पर उसको सुरक्षित लैंडिंग कराया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था ये? 18 मार्च 2025 को। कहाँ हुआ था? गल्फ ऑफ मेक्सिको में, मेक्सिको की खाड़ी में। ये किसके अंतर्गत आता है? अटलांटिक महासागर में आता है। तो स्पेस ये डाउन, इसको ध्यान रखना है, स्प्लेश डाउन में, मतलब पानी में इसको ये किया गया था लैंडिंग। आगे हम लोग देखते हैं एक और घटना के बारे में जो बहुत ही हाईलाइटेड रहा, अहमदाबाद विमान घटना। एयर इंडिया का फ्लाइट AI 171 ये फ्लाइट था और कौन सा तारीख को ये दुर्घटना हुआ था? 12 जून 2025 को हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, खास बात है ना। और ये जो है एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, है ना। इस विमान का नाम था ये, जो SV पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद से कहा जा रहा था? लंदन। तो ये भी चीज ध्यान रखना कि आपसे पूछा जा सकता है जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें कितने लोगों का जान चला गया? 240 लोग पूरे सबके सब मारे गए, केवल एक व्यक्ति बचा था। तो ये बहुत बड़ा घटना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये लंदन के लिए उड़ान भरा था और ये बोट का नाम ध्यान रखना है, मतलब जो ये क्या है? प्लेन है, 787-8 ड्रीम लाइनर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 242 लोग थे, सभी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चालक दल के सदस्य थे 19 लोग धरती पर भी मारे गए, मतलब अस्पताल में गिरा था। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये कहां पर गिरा था? अस्पताल के हॉस्टल में गिरा था। तो वहां भी कई लोग मर गए थे, 19 लोग, मतलब इसमें के 241 और 19 लोग उसमें का। तो ये चीज। अगला प्रमुख घटना आता है हमारा पहलगाम हमला। तो पहलगाम हमला क्या होता है कि 22 अप्रैल को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था कि ये जो
बैसरन घाटी है पहलगाम, जो अनंतनाग जिले के अंतर्गत आता है जम्मू में। तो यहाँ में 3-4 जो आतंकवादी है उन्होंने लोगों को उनका जाति पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के क्या कर दिया, गोली मार दिया। तो इसमें लगभग 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और कई लोग इसमें घायल हुए थे। तो हमले की जिम्मेदारी क्या है, जो रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी, जो लश्कर तैयबा का क्या है, एक संगठन है। तो पहलगाम आतंकवादी हमला आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में। तो इसी के बाद क्या शुरू हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, जो जून में हुआ था। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिलों के क्षेत्रों में जो भारत है उन्होंने क्या किया था, हमला किया था, उनके बहुत सारे आतंकवादी ठिकानों को समाप्त कर दिया था। तो इस और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका उद्देश्य क्या था, जो भी पहलगाम हमले में शामिल अपराधी थे, आतंकवादी थे, उनको नेटवर्क का सफाया करना। और इसके बदले सुरक्षा बलों ने इनको क्या किया, मार गिराया, जो 3 आतंकवादी थे उनको। इसके बाद एक और ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव तब चलाया गया श्रीनगर के इलाके में, जो पहलगाम हमले के मुख्य मास्टरमाइंड था, वो बचे थे उनको मारने के लिए, है ना। तो सुलेमान जो था, मतलब उसको मारने के लिए चलाया गया। और इसके बाद आधिकारिक रूप से सरकार ने ये घोषणा किया कि जो पहलगाम हमले का जो गुनहगार है वो क्या हो गया, मारा गया है। तब 7 जुलाई को इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन महादेव। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है, पहलगाम हमले के जो आतंकवादी है उन लोगों से। अगला हमारा गणतंत्र दिवस 2025 से संबंधित है। भारत, इसका थीम देखें तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इसका है। इसमें 3 प्रमुख बातें देखें तो इसके जो चीफ गेस्ट है वो कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है ना, कि ये कौन था, कि हमारे भारत के जो स्वतंत्रता दिवस है उसका चीफ गेस्ट कौन था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। विषय वस्तु और प्रदर्शन का पीरियड का विषय क्या था, तो जो देश की सांस्कृतिक विरासत, तकनीकी उन्नति और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति को दर्शाता है। इसमें ड्रोन शो और कई चीज हुए थे। तो थीम एंड हाईलाइट यही था। और आकाश में जो भी हमारा ये हुआ, कई सारे जो विमान है हमारे, और जो भी उनका क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया ड्रोन का, ऐसे करके। और झांकी में देखें तो झांकी में हमारा प्रथम स्थान की बात करें, ये जनवरी का है। कब का है, गणतंत्र दिवस, मतलब 26 जनवरी का है। सॉरी, मैं यदि 15 अगस्त बोला हूँगा तो उसको ध्यान नहीं देंगे। कब का है, ये 26 जनवरी का है। आगे हम 15 अगस्त का देखेंगे। तो 26 जनवरी का कार्यक्रम का है ये। तो 26 जनवरी में झांकी में देखें तो झांकी में प्रथम स्थान किन्होंने प्राप्त किया था, उत्तर प्रदेश में। और इसका झांकी का थीम क्या था, महाकुंभ 2025। आपको कमेंट करके बताना है, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था, उसका डेट कौन सा था, कि प्रयागराज में कब हुआ था। और इसका थीम हम लोग देखें अभी का, तो ये कौन इसको प्राप्त किया था, प्रथम स्थान झांकी में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे ना। स्वतंत्रता दिवस का देखें तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसका थीम क्या था, नया भारत। यह थीम भारत के विकसित राष्ट्र को आकांक्षा और 2047 के लक्ष्य को दर्शाती है। मतलब भारत का लक्ष्य क्या है, 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो चीज ध्यान देना। मुख्य कार्यक्रम देखें तो मुख्य कार्यक्रम राजपथ में ही हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लाल किला में झंडा फहराया, और जो सभी सेना है उसके गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और इसमें 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा भी किया, तो जो भी सलामी दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आगे सैन्य और सामुदायिक भागीदारी, तो इस वर्ष क्या हुआ, एक ऑपरेशन सिंदूर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। इसका प्रतीक समारोह और नियंत्रण विशेष प्रदर्शित किया गया है। इन्होंने
2500 एनसीसी कैडेट ने, माई भारत स्वयंसेवक ने मिलकर नया भारत का लोगो बनाया। मतलब कितने सौ लोगों ने? 2500 लोगों ने किसका लोगो बनाया? नया भारत का लोगो बनाया। क्यों? क्योंकि सिंदूर को क्या दिया? विशेष रूप से साथ में सम्मानित किया गया। आगे हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख ऑपरेशन जो 2025 में क्या है चलाए गए। ऑपरेशन सिंदूर बताया कि ये भारत और पाकिस्तान पीओके क्षेत्र में क्या है 9 हवाई अड्डों पर भारत ने क्या किया? हमला किया। क्यों? पहलगाम हमले के फलस्वरूप, और इनके सभी आतंकवादी जो स्थल है उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला है ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव भी क्यों चलाया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास चलाया गया, जो सिंदूर घटना के हैं पहलगाम हमला के मुख्य आरोपी सुलेमान शाह है। तो इसको तो देगा नहीं कि हमारा जो भी यूपीएससी है या स्टेट पीएससी है या एसएससी है, ऐसे आतंकवादियों का नाम अपने पेपर में छापना पसंद नहीं करेंगे। हम लोग केवल क्या है आएगा पेपर में, महादेव ऑपरेशन किससे संबंधित है या क्यों चलाया गया। तो वहां आपको ध्यान रखना है जो हमारा पहलगाम हमला था, पहलगाम हमला में जो आतंकवादी थे उनको समाप्त करने के लिए हमला चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो दोस्तों ऑपरेशन सिंधु के पहले आपको वीडियो ये जरूर पसंद आएगा, मैं जानता हूं, और ये आपके लिए बेस्ट एक टॉपिक है, बेस्ट एक पार्ट है। इसको आप अभी भी और 4 महीने बाद भी जरूर देखोगे। जब साल का करंट अफेयर्स देखते हैं तो इसमें मैंने बिल्कुल भी 8 महीने का करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया है। हर वनडे एग्जाम के लिए ये बेस्ट है। तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अच्छा लग रहा होगा वीडियो आपको आपके एग्जाम के लिए तो जरूर एक कमेंट में एक हार्ट भेजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु कब चलाया गया? कि जब ईरान और इजराइल के बीच क्या हो रहे थे? हमले हो रहे थे, और भारतीय वहां पर क्या थे? फंसे थे। तो जो भारतीय छात्र है उनको भारत सरकार ने यहाँ लाने के लिए क्या किया? ऑपरेशन सिंधु चलाया। मतलब लगभग 4400 नागरिकों को ईरान व इजराइल से सुरक्षित ढंग से भारत लौटाया गया। तो ऑपरेशन सिंधु का संबंध कहां से है? इजराइल और ईरान से। दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, तो वहां जो भी लोग या तो काम करने या पढ़ाई करने जो गए थे उनको वापस लाना था। आगे हम लोग देखते हैं हमारा अगला जो ऑपरेशन है ब्रह्मा। ब्रह्मा ऑपरेशन कब चलाया गया था? भूकंप के बाद। मतलब कहाँ भूकंप आया था? म्यांमार में भूकंप आया था। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय सेना ने जो राहत अभियान दिया त्वरित, उसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। और इसके अंतर्गत क्या है? भारत ने दवाइयों का, जो खाद्य पदार्थ है और जो भी बहुत सारे चीज है, मेडिकल इक्विपमेंट, ऐसे जो भी सहायता राशि है, गद्दे हैं, कपड़े हैं, वो सब भेजा था। तो किसके अंतर्गत भेजा था? ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत। आगे और है एक कि ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये ऑपरेशन कब चलाया गया था? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सल हिंसा के खिलाफ उन्मूलन के चलाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय बलों द्वारा ये एक संचालित अभियान था, और नक्सलियों के ठिकानों पर कार्यवाही करके 31 नक्सलियों को इस पर मारा गया, कई हथियार जब्त किए गए, और उस क्षेत्र को जो बॉर्डर है छत्तीसगढ़ और किसका? तेलंगाना का, उसको नक्सलियों से क्या किया गया? मुक्त किया गया। तो ये कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट एरिया। तो ये छत्तीसगढ़ और इसके बीच का था। अगला हम लोग देखते हैं 57वां और 58वां टाइगर रिजर्व 2025 में 2 बने हैं। 57वां कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व, इसकी घोषणा 2024 में हुआ है ना। और एक और है रायसेन जिले में, ये आता है मध्य प्रदेश में। और एक 58वां की बात करें तो ये कहाँ का है? माधवगढ़ में। ये भी कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में। तो दोनों ही क्या है? 57
और 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है दोनों मध्य प्रदेश में हुआ। तो आपको नाम ध्यान रखना है, ये क्या है, जो यदि हम इसको बोले तो रातापानी 57 नंबर का और 58 नंबर का है माधवगढ़, मतलब माधव टाइगर रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ आता है, शिवपुरी में आता है। शिवपुरी ग्वालियर जो है चंबल क्षेत्र में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ोतरी को चिन्हित करना बाघों को, है ना। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, साथ में अभ्यारण्य भी सबसे ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। तो हम लोग देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, बारहवीं फेल को। इसके निर्देशक कौन है, विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को मिला जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को मिला 12वीं फैल के लिए। 12वीं फैल जानते हो, एक मशहूर जो आईपीएस मनोज है उसके जीवन पर ये आधारित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो किसको मिला है, रानी मुखर्जी को, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे इसके। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सुदीप्तो सेन को मिला है द केरला स्टोरी के लिए। और आगे हम लोग बात करें सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सहायक अभिनेता की बात करें तो सहायक अभिनेता का विजय राघवन को मिला है, और सहायक अभिनेत्री का बात करें तो उर्वशी को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब फिल्म का नाम ध्यान रखना है कि ये शाहरुख खान के लिए बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान के लिए खास ध्यान रखोगे, जितने भी वो मशहूर है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम उसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। तो ये चीज आपको खास हो जाता है, क्योंकि शाहरुख खान अपने आप में बॉलीवुड में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। अमिताभ बच्चन, सलमान खान इनके बाद, तो या इनके बाद नहीं बोला जा सके, अमिताभ बच्चन के बाद। तो ये आपके लिए पूछा जा सकता है। तो आपको जो हीरो है ये संयुक्त रूप से है, ये फिल्म है, और जो हीरोइन है जैसे रानी मुखर्जी, तो इनका आपको नाम ध्यान रखना है खासकर। और आगे हम लोग देखते हैं तो आईफा अवार्ड, ये भी फिल्म से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसका अवार्ड मिला है, लापता लेडीज को मिला है। इन्होंने 10 पुरस्कार जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला है भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का देखें तो नितांशी गोयल को लापता लेडीज एक बहुत ही कॉमन और बिल्कुल सिंपल फिल्म है, तो ये बहुत अच्छा रहा। और जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का देखे, इसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, किरण राव, आमिर खान की जो पत्नी है वो। तो ये चीज। और सर्वश्रेष्ठ निगेटिव रोल के लिए किसको मिला, राघव को मिला है, इसके लिए किल के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी मिला है उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग आगे ये इम्पोर्टेंट है 97वां ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड में आपको हमारे देश का किसी को नहीं मिला है, तो हमको क्या है खासकर यह फिल्म 5 रूप से ये किसको मिला है, एनोरा को। तो आपको ध्यान रखना है ये ऑस्कर अवार्ड में, तो ऑस्कर अवार्ड इस साल किसको मिला है, फिल्म एनोरा को मिला है। तो ये आप खास ध्यान दोगे, फिल्म का नाम आपको पता होना चाहिए, और इसका नंबर ध्यान रख लेना, कौन सा नंबर का है, 97 नंबर का। और इसका यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी देखें तो मिकी मेडिसन, और ये किस फिल्म के हैं, इसी फिल्म के अभिनेत्री हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये एडेन ब्रांडी, ये दूसरे फिल्म के लिए इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ यदि हम लोग देखें निर्देशक, तो इसका भी आप नाम याद रख सकते हैं, सीन बेकर। ये भी किसके लिए है, एनोरा के लिए। तो एनोरा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इनाम मिला है। अगला हमारा है दोस्तों बजट 2025 का। तो बजट 2025 को भी हम पार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है जनवरी से लेकर कहां तक का कर रहे हैं, अगस्त तक का। तो इस दौरान बजट भी आता है। तो बजट में हम लोग पार्ट में देखते हैं जो पेपर में आने लायक है। मैं केवल उन चीजों को पॉइंट आउट करके रखा हूं। तो इसका थीम क्या है, विकसित भारत की ओर यात्रा। मतलब
विकसित भारत की ओर यात्रा, ये उसका मुख्य उद्देश्य देखें तो इसका क्या है, समावेशी विकास, निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि और नौकरी का सृजन, ये 4 क्या है इसके विकास के लक्ष्य रखे गए हैं। और इसमें देखें तो इसमें क्या है, ये जो है कृषि, युवा, महिला और गरीबों के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर ऊपर में देखें हम लोग तो क्या है, ये मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास है ना, जैसे निवेश में वृद्धि है और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति, तो गरीब आ गया इसमें, है ना, और नौकरी में सृजन मतलब कौन आ गया, युवा आ गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बजट के 4 इंजन बताए गए हैं, तो ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे जो बजट है उसमें 4 इंजन कौन से बताए गए हैं। तो हमारा पहला इंजन क्या है, कृषि, दूसरा इंजन क्या है, एमएसएमई स्टार्टअप के लिए, तो इसका क्या किया गया है, एक एमएसएमई का लघु उद्योग है ना, और सामान्य उद्योग ऐसे का नया परिभाषा दिया गया है, तो उस चीज को आप उसमें खास देख लेंगे। और अगला क्या बढ़ाने का लक्ष्य है, निवेश को, और अगला क्या है, निर्यात को। तो ये चारों चीजों को क्या बढ़ाए गए हैं, इंजन की, इसमें हम लोग सुधार करके क्या कर सकते हैं, हमारे बजट को, हमारे राष्ट्र को सुधार सकते हैं। वित्तीय आंकड़ा की बात करें तो हमारा इस वर्ष राजकोषीय घाटा 25-26 में कितना रहने का अनुमान है, 4.4%। राजस्व घाटा की बात करें तो कितना रहने का अनुमान है, 1.5%। और यदि हम लोग बात करें बजट व्यय का तो ये लगभग कितना है, 50 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़ है इसका। राजस्व प्राप्तियों का बात करें तो इतना है। नेट टैक्स की बात करें तो 28 लाख करोड़ और ये 34 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 11 लाख करोड़ है, और जो कर है, इनकम टैक्स है, उसमें सुधार हुआ है। ये बहुत 5 स्टार के लायक ये प्रश्न है कि नई कर संरचना क्या होगा, तो 12 लाख आयकर तक अब कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा और 75,000 अलग से डिडक्शन होगा। तो मान के चलो कि 12 लाख और 75,000 इतने रुपए में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है आयकर के लिए खास कि 12,75,000 या आयकर की सीमा 12 लाख कर दिया गया है, 75,000 तो स्पेशल डिडक्शन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उससे ज्यादा होगा तो उसका कर ऐसे निर्धारित किया गया है कि 0 से 4 में 5%, 4 लाख से 8 लाख में 10, 8 से 12 में 15% और 12 से 15 में 20% और 16 से 20 में 25 और 20 लाख से आगे में फिर 30% का टैक्स लगेगा। ऐसा ये मानक कटौती है। तो मानक कटौती मतलब 75,000 और वही बताया तो 12 लाख कितना, 75,000 तक आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर छूट कितना होगा, 1 लाख, मतलब जो 60 साल 80 साल से ज्यादा है। आगे हम लोग देखें कि प्रमुख योजनाएं क्या चलाया गया इसमें, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया और इसमें कितने जिलों को फर्स्ट बार शामिल किया जा रहा है, 100 जिलों को। और ऐसा शामिल किया गया है कि 100 जिलों में से प्रत्येक राज्य में कम से कम कितने जिले शामिल किए जाएंगे, तो कम से कम 1 जिला जरूर शामिल किया जाएगा पूरे देश के सभी राज्यों में से। तो ये इसका खास बात है। आगे है कि अटल टिंकरिंग लैब का स्थापना किया जाएगा। 5 वर्षों में 50,000 लैब की स्थापना स्कूलों में किया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 बच्चों और माताओं के लिए ये पोषण कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय कौशल केंद्र का स्थापना किया जाएगा। शहरी जो चुनावी कोष है उसको 1 लाख करोड़ का कर दिया गया है, शहरी चुनौती कोष, ध्यान रखेंगे। तो और अगला चीज हम लोग देखें कृषि और ग्रामीण विकास का, तो राष्ट्रीय उच्च उपज वाले बीज के लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा, बिहार में, मखाना के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिलों में विकास के कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, तो ये चीज। और जल जीवन मिशन का अगला जो लक्ष्य है वो कहाँ तक बढ़ाया गया है, 2026 तक, कि 2026 को सभी को पानी दिया जाएगा। शहरी और अवसंरचना विकास में हम लोग देखें तो अर्बन चैलेंज्ड जो
शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़, नागरिक उड्डयन के लिए 120 नई हवाई मार्गों की योजना है, और ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे हैं। और महिला एवं बाल कल्याण विभाग में देखें तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी है कई सारी योजना, तो उसको उतना नहीं है। और इसमें हम लोग देखें तो FDI में बीमा क्षेत्र में सीमा जो 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 100%। नौकरी सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये बजट में घोषणा किया गया है। तो और हम लोग आय की स्रोत की बात करें तो जो बजट में आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो क्या होता है, ऋण होता है। उसके बाद GST से जो आता है वो, और अगला जो होता है वो तीसरे नंबर का कर से होता है। यदि हम लोग देखें व्यय सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सबसे व्यय ज्यादा किस में होगा, रक्षा मंत्रालय में। दूसरा हम लोग देखें तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय मतलब पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा क्या होगा, खर्चा होगा। तो पहले 2 नंबर का ध्यान रख लेना, तीसरे का यदि नहीं रखे तो भी, लेकिन पहले का नंबर आपको खास ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा व्यय रक्षा में, और सबसे ज्यादा जो हमारा सोर्स है कि इनकम का वो कहां से होता है, ऋण लेते हैं उसके लिए है। आगे हम लोग देखते हैं एक हमारा यूनेस्को से संबंधित और है कि यूनेस्को ने क्या किया है, जो छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसको अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये बस्तर जिले में है छत्तीसगढ़ के, और इसका क्षेत्रफल क्या है, लगभग 200 किलोमीटर। इसकी विशेषताएं देखें तो यहाँ चूना पत्थर मिलता है, यहाँ कई सारे गुफाएं हैं, कुटुमसर की गुफा है, यहीं कैलाश गुफा भी है, यहाँ झरने हैं, कई सारे जलप्रपात है और वनस्पति जीव जंतु है, इसलिए इस जगह को विशेष मान्यता दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें इस कुछ सम्मान की बात करते हैं कि क्या क्या सम्मान हमारे प्रधानमंत्री बहुत विदेश यात्रा करते हैं तो उनको कई देशों की तरफ सम्मान दिया गया है। तो इसमें सम्मान दिया गया है ग्रैंड कमांडो ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। ये किसने दिया है, ये सम्मान मॉरिशस ने मार्च 2025 में, है ना। ये यहाँ का सर्वोच्च विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाला सम्मान है, तो ये दिया गया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने क्या दिया गया है, श्रीलंका मित्र विभूषण का पुरस्कार या इनाम वो किसको दिया गया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। घाना की बात करें तो घाना ने भी उनको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का अवार्ड दिया है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील ने भी क्या किया है, ग्रांड फोलिया ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये भी इनाम ये ब्राजील की सरकार ने दिया है। साइप्रस की सरकार ने भी दिया है, तो ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ये दिया है मकारियस, तो ये जून में दिया है। इसी प्रकार से TNT के भी दिया है कि TNT ने भी क्या है, एक ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, है ना, टोबैगो से दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये भी वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है और थोड़ा सा, तो यहाँ पर भारत सरकार और डीप सी रिसर्च संगठन द्वारा संचालित है एक मिशन है, ये यहाँ पर एक मिशन दिया है, समुद्री मिशन, है ना, समुद्रयान मिशन जिसको बोला जाता है। तो भारत सरकार और डीप सी रिसर्च संगठन, है ना, जो समुद्रों में है, वो इसका उद्देश्य क्या है, गहरे पानी में हमारा खोज करना है, अनुसंधान करना है, ये चीज है। और आगे और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ है, उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई को क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, और वो अपना स्वास्थ्य कारण बता के वो इस्तीफा दिया था 21 जुलाई 2025 को। तो अगला चुनाव जो है वो 9 सितंबर को निर्धारित किया गया है। तो 9 सितंबर को या 10 सितंबर को हमको हमारे अगले राष्ट्रपति मिल जाएंगे। न्यायाधीश महाभियोग के बारे में ध्यान रखना है। यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके घर से जले हुए कुछ पैसे मिले थे, जिसके कारण इस पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव लंबित है लोकसभा और राज्यसभा में। शेखर कुमार यादव ये झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, ये विवादास्पद बयान के कारण भी इसका
जो राज्यसभा में है वो प्रस्ताव लंबित है। तो इन दोनों के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लंबित है। तो ये दोनों मैटर को भी आप ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ हमारा और कुछ चीजें हम देखें तो एक हमारा आईसीसी का अध्यक्ष देखें मुख्य रूप से, तो आईसीसी के हमारे भारत के अध्यक्ष है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जय शाह हमारे जो भारत के हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं 1 दिसंबर 2024 से। और आईसीसी के सीईओ बोले तो आईसीसी के सीईओ बोले तो संजोग गुप्ता बने हैं, जो कब से कार्यभार ग्रहण किए हैं 7 जुलाई 2025 से। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यूएई में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो जीडीपी गणना करने का आधार वर्ष है वो इस साल बदल गया है। ये कब लागू होगा, 2026 से। और पहले जो हमारा जीडीपी गणना करने का उद्देश्य था जो 2011-12 से था, अब हम लोग कब के आधार पर गणना करेंगे, 2022-23 के आधार पर। तो ये चीज ध्यान रखना है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का भी ये आधार वर्ष बदल गया है। पहले इसका आधार वर्ष जो भी था अब कितना हो गया है, 22 और 23। पहले इसका भी क्या था, 2011-12 या 5 था, वो बदल गया है। और उद्देश्यों को वर्तमान में संरचना में दिखाना है। और सीपीआई, तो सीपीआई मतलब क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका भी आधार वर्ष बदला है, ये कितना हो गया है, 23 और 24। ये लागू कब से होगा, 2026 से। तो इसका भी जो उपभोक्ता जो खर्च है कीमतों में, इसी के आधार पर कर्मचारियों का डीए बनता है। यदि आप कर्मचारी बन जाते हैं तो आपको ये चीजें मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा रहा इतने जो मुख्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो भी घटनाएं हैं, बजट है, ये यहाँ होता है। और इसके बाद मैंने जो खेल वाले पार्ट्स है उसको अलग से स्पेशल डिजाइन किया है। तो खेल वाला भी पार्ट्स से आपको प्रश्न हर साल मिलेंगे ही। तो अगला जो हमारा पार्ट्स है वो खेल वाला है। तो अगला हम लोग करते हैं खेल से संबंधित जितने भी 1 जनवरी से अगस्त तक, 31 अगस्त तक जो खेल प्रतियोगिताएं हुआ है या जो पुरस्कार मिला है या जो भी और आयोजन हुआ है उनके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको इससे बेहतर से बेहतर मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा स्पोर्ट्स करेंट अफेयर। चलते हैं हम लोग अपने स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स 2025, जिसमें मैंने जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक के सभी कंटेंट को शामिल किया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टेनिस से। और टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है, आपको जानना है कि सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जो होता है वो 4 होता है। तो उसमें से आपको हर को जानना है। जैसे सबसे फर्स्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विम्बलडन होता है और लास्ट में अमेरिकन होता है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। पेपर में पूछा जाता है कई बार कि आपको नाम दे देगा या सबसे पहले और सबसे आखिर में कौन सा स्पोर्ट्स होता है, तो इसके बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में, जो मेलबर्न में हुआ था जनवरी में। तो पुरुष वर्ग में इसके जो विनर है वो जेनिक सिनर थे, जो कहां से आते हैं, इटली से। और रनर अप मतलब फाइनल में इसको हराया था अलेक्जेंडर जेरेव को, जो कहां से आते हैं, जर्मनी से। तो ये आपको पुरुष वर्ग में ध्यान रखना है। साथ में हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में जो है इसके विनर थे मेडिसन कीस, और ये कहां से आते हैं, साउथ अफ्रीका से। जबकि रनर अप का बात करें तो आर्याना सबा लेंका थे, जो कहां से आते हैं, बेलारूस से आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा है वो है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन उसके जस्ट बाद होता है और इसको ये नाम एक और दिया जाता है, रोला गारोस ऐसे करके। तो ये भी इसी को बोला जाता है, फ्रेंच ओपन को ही। तो इसके जो पुरुष वर्ग है इसको जीता था कार्लोस
अल्काराज ने, जो कहाँ के है, स्पेन के है, और जबकि इसके रनर अप थे जेनिक सिनर। आपको एक चीज यहाँ आगे मैं बता रहा हूँ विशेष बात उसको कि, और महिला वर्ग में इसी का बात करें तो कोको गाफ ने जीता था, और इसको भी ये भी कहाँ की है, यूएसए की। मतलब पहला में भी यूएसए का जीता, दूसरा में भी यूएसए का ही जीता। और अगला हम लोग देखें तो यहाँ भी आर्याना सबलेंका ही थी, लेकिन विनर कोई अलग था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं विम्बलडन का। तो विम्बलडन में देखें तो महिला वर्ग में ये कहां पर होता है, लंदन में होता है। तो इसके जो विनर देखे तो कौन है, जेनिक सिनर। ये कहां से आते हैं, इटली से, और इसके रनर अप क्या है, कार्लोस अल्काराज। तो यहां पर आपने एक चीज देखा कि ये जो है जेनिक सिनर, ये सभी फाइनल में है, तो आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं पड़ेगा। यहां पर रखेंगे पहला में जेनिक सिनर, दूसरा में अल्काराज, और तीसरा में फिर से जेनिक सिनर। तो पहला और तीसरे नंबर को जेनिक सिनर ने ही जीता, लेकिन फाइनल यहां भी उन्होंने खेला था। तो यहाँ को किसने जीता था, ये अल्काराज ने जीता था। और ये 2 बार फाइनल, मतलब यहाँ फाइनल और मतलब फ्रेंच में फाइनल और विम्बलडन में फाइनल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। टेनिस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्स होता है टेनिस। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम से एक सवाल जरूर बनता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। और महिला वर्ग में बात करें तो इसके विनर थे पोलैंड के स्वाइस्टेक, और जो रनर अप थे अमांडा अनिसिमोवा, जो ये थे कहाँ थे, यूएस के। मतलब यूएस के बारे में बात करें तो 2 बार ये विनर रहे, और 1 बार महिला वर्ग में क्या रहे, रनर अप रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला हम लोग बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय जो खेल है, राष्ट्रीय खेलों का। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25। तो रणजी 2024-25 का जो खिताब है विदर्भ ने जीता तीसरी बार, और इन्होंने किसको हराया, केरल को। तो इसमें आपको केवल ये चीज मुख्य रूप से जानना है कि पहली पारी के बढ़त के आधार पर ये विजय घोषित किए, और इसका उल्लेखनीय खिलाड़ी ये था। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी केवल ये दोनों हैं, या सबसे मेन चीज बोले तो विजेता टीम आपको कोई भी सूरत में याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता, तो विदर्भ ने जीता, तीसरी बार जीता। और मान लो ज्यादा रखे तो केरल को इसने हराया था। अगला हम लोग देखें तो रणजी ट्रॉफी के बारे में कई लोग मैच नहीं देखते, तो ध्यान रखना क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। किससे खेला जाता है, रणजी ट्रॉफी, जिसमें पूरे भारत के कम से कम 30-35 जो टीम है वो भाग लेते हैं, और वे होता है। अगला हम लोग देखें संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी किन्होंने जीता, तो संतोष ट्रॉफी के बाद किन्होंने जीता, पश्चिम बंगाल में। और ये किसका ट्रॉफी होता है, फुटबॉल का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पता चला संतोष ट्रॉफी के बारे में ही पूछ दिया, संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, ऐसे करके, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके विजेता कौन रहे, पश्चिम बंगाल, और ये कितने बार जीता, 33वें बार जीता। इसके उप विजेता इसमें भी केरल रहा। तो ये चीज आपको खास कर ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं विजय हरारे ट्रॉफी। तो ये भी किससे संबंधित है, यहाँ बैट बॉल का निशान बना है, मतलब किससे संबंधित है, ये फुटबॉल का निशान बना है। तो ऐसे करके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसके विजेता कौन रहे, तमिलनाडु था, और उप विजेता कौन थे, कर्नाटक थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। इसको किसने जीता था, तेलंगाना ने, और उप विजेता कौन रहे, हरियाणा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब विजेता खासकर आपको ध्यान रखना है ऐसे ट्रॉफियों का। उप विजेता जनरली कम पूछा जाता है, जो बड़े एग्जाम होते हैं और उसमें पूछा जाता है तो वो लोग नीचे से भी याद रखते हैं। लेकिन यदि वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको केवल यही बस ध्यान रखना पर्याप्त है कि इसका विनर कौन है, ऐसे करके। राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप, इसकी बात करें तो राष्ट्रीय कबड्डी का विजेता कौन था, हरियाणा, और उप विजेता कौन था, तमिलनाडु। तो ये राष्ट्रीय जो है सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2024-25 था। तो इसका ध्यान रखना है। सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो इसके विजेता कौन रहे, वॉलीबॉल भी जानते हैं एक मशहूर गेम है, और इसके उप विजेता कौन रहे, बिहार।
अब आगे हमारा एक मुख्य आयोजन आता है जिसके बारे में बहुत चांस है कि पूछा जा सकता है। तो कौन सा है हमारा मुख्य आयोजन? कि कबड्डी। कबड्डी हमारा जानते हैं कि भारत में सबसे मशहूर है, जो कहाँ 2025 में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ ये? इंग्लैंड में हुआ। और इसको किन्होंने जीता? भारत ने। पुरुष वर्ग में भी भारत जीता और महिला भी वर्ग में किसने जीता? भारत ने। और इसको दोनों ही वर्गों में क्या किया? वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में इंग्लैंड जो था वो उप विजेता था, और इंग्लैंड ही क्या था? इसके होस्ट भी थे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कबड्डी विश्व कप कौन सा संस्करण है? दूसरा। इससे पहले कब हुआ था? 2019 में पहला कबड्डी विश्व कप हुआ था। अब लगभग 6 साल बाद जो दूसरा कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, इंग्लैंड में हुआ है, उसको भारत ने जीता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। स्कोर जैसे है तो स्कोर आपको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। 44-41 से और 32-25 से भारत ने जीता। खो खो वर्ल्ड कप की बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पर खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये भारत में ही हुआ था, और ये प्रथम संस्करण था खो खो वर्ल्ड कप का, और इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ, उसमें कौन जीता? तो कौन जीता? भारत ने जीता। और किसको हराया? तो यहाँ पर जानकारी है हमको कि कहाँ किसको हराया? ये नेपाल की टीम को। तो यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या है? नेपाल की टीम। मतलब वहां पर इंग्लैंड की टीम था कबड्डी में, यहाँ किसकी टीम है? नेपाल का। तो महिला वर्ग में भी खो खो में भारत ने जीता, और पुरुष वर्ग में भी किन्होंने जीता? भारत ने जीता। तो इसमें ध्यान रखना है 6 देशों के भाग लेने वाले, ये फर्स्ट टाइम था, तो भी 6 महाद्वीपों के कुल 23 देशों ने भाग लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग 2025 के और मुख्य आयोजनों के बारे में बात करें तो जो राष्ट्रीय खेल है, मतलब जो हमारा नेशनल गेम का होता है, नेशनल गेम हुआ था 2025 में, उसका आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हुआ, और इसके जो पहले स्थान पर रहे वो क्या था? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। मतलब जो सेवा है, मतलब ये सर्विसेज बोर्ड एक क्लब है, मतलब प्रायः ये सेवा जो है कि सैनिक से रिलेटेड, इससे मतलब जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड है, मतलब खास यही काम करते हैं ये लोग। और दूसरे कंडीशन पर है महाराष्ट्र, दूसरे प्लेस पर, और तीसरे पर है हरियाणा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्थान पर कौन सा हुआ? सर्विस स्पोर्ट्स का कंट्रोल बोर्ड, और दूसरे पर महाराष्ट्र, और तीसरे पर कौन रहा? हरियाणा। और इसका सबसे मेन चीज क्या है? आयोजन स्थल आपको ध्यान रखना है कि कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ये बहुत जरूरी चीज है। अगला हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहां पर हुआ था? पटना में। तो ये प्रमुख रूप से है, तो स्थान को ध्यान रखना है कहां हुआ। दूसरा, इसके प्रथम स्थान पर कौन रहे थे? महाराष्ट्र। दूसरे पर कौन रहे थे? हरियाणा। और तीसरे पर कौन रहे थे? राजस्थान। इसके पदकों की संख्या को आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग जब छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे, अपने स्टेट का पढ़ेंगे, आप जिस स्टेट से आते हैं तो उस स्टेट का आप पदक भी ध्यान रखेंगे, और वो स्टेट कौन से स्थान प्राप्त किया, ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगा जब स्टेट पढ़ेंगे। अभी हम लोग नेशनल स्तर के स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पर इसके जो ये पदक है उनको उतना याद रखना जरूरी नहीं है। लेकिन आप यदि मेंस कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको जरूरी है, या अपना स्टेट का बोले आप यदि मान लो हरियाणा के है तो आपको हरियाणा के है तो आपको सब याद रखना जरूरी है कि कितने स्वर्ण मिला, कितने रजत, कितने कांस्य, और कुल कितने पदक, साथ में आपके स्टेट का कौन सा प्लेस रहा, मतलब कौन सा नंबर रहा, वो भी आपको ध्यान रखना है पदक तालिका में। अगला हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो यूनिवर्सिटी गेम्स तो जानते होंगे, जो यूनिवर्सिटी स्तर के होते हैं, उसका आयोजन कहां पर हुआ? पूरे महाराष्ट्र में हुआ, और इसमें भी महाराष्ट्र क्या हुआ? प्रथम स्थान पर। तो प्रथम स्थान प्राय
याद रख लेना या एक दो बार सरसरी तौर से वीडियो ही देख लेना, फिर स्पोर्ट्स का मेरे ख्याल से आपको कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगेगा। मैं इतना श्योर कह सकता हूँ कि जितना भी चीज है मैंने इसमें पूरे डाल के रखे हैं कि इससे बाहर का लगभग आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगा। और बाकी आगे, और यदि आपको लगता है कि ये क्षेत्र को सर ने शामिल नहीं किया तो आप कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कौन से क्षेत्र को या कौन से स्पोर्ट्स को, कौन से आयोजनों को, कई आयोजनों को जैसे मैंने शामिल नहीं किया होगा, जैसे एशियाई स्तर के और ऐसे कई इंटरनेशनल या क्लब स्तर के स्पोर्ट्स को, तो उसको आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से गेम और हैं जिनका आयोजन इस दौरान हुआ है या जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने हमारा नाम रोशन किया है। तो ऐसे ताकि आप हमको भी पता चले और हमारे जो और भी भाई बहन हैं जो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके। तो बाकी मैं ट्राई किया हूं कि ऐसा हो ना हो। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा मतलब ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, तो ये कहां पर हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, वाटर स्पोर्ट्स क्रीड़ा महोत्सव। तो इतना बस आपको ध्यान रख लेना, ये उतना ज्यादा बड़ा गेम नहीं है। खेलो इंडिया विंटर गेम, इसको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। विंटर गेम्स ये कहां पर होता है? विंटर मतलब ध्यान रखना है। तो ये कहां होता है? जम्मू कश्मीर में हो, गुलमर्ग में, है ना। मतलब ये शीतकालीन ही खेल है, शीत क्षेत्र में ही होता है। तो इसमें किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? भारतीय सेना ने। इसमें 18 कुल 18 पदक लेकर। इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे यहाँ पर 7 स्वर्ण 6 स्वर्ण है, तो ये प्रथम स्थान पर ही है। लेकिन कोई भी दो टीम यदि कुल पदक सेम पाते हैं, जैसे कई बार आपको मिलेगा कि कुल पदक क्या होगा? सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये कुल पदक 18 है, यहाँ भी कुल पदक क्या है? 18 है। अब किसको हम प्रथम स्थान पर माने? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कोई भी टीम जो हो, यदि दो टीम हो और उन दोनों के पदकों की संख्या क्या हो? समान हो, तो प्रथम स्थान पर उस टीम को माना जाता है जिसके गोल्ड क्या हो? अधिक हो। यदि दोनों के गोल्ड भी बराबर रहे, ए और बी के, तो फिर वहां पर किसको देखा जाएगा? सिल्वर मेडल को। यदि सिल्वर मेडल भी बराबर रहे तो किसको फिर देखा जाएगा? ब्रांज मेडल। तो ब्रांज मेडल जो ज्यादा रहेगा वो आगे होगा, है ना। तो मतलब इसका क्रम वही है कि सबसे पहले हम किसको देखेंगे? कि गोल्ड मेडल को। जो ज्यादा गोल्ड मेडल, यदि वो कम भी पदक पाया होता, मान लो यहाँ पर हम लोग 18 है, 18 से भी ये 17 पाया होता तो भी ये पहले नंबर पर होता, क्योंकि इसके स्वर्ण क्या है? ज्यादा है। जबकि इसका देखेंगे तो सेम है दोनों का, तो इसका आगे पीछे हो गया। ऐसे जैसे रजत का देखेंगे तो ये 5 है, इसका भी 5 है, लेकिन स्वर्ण में डिफरेंस है, इसलिए वो वहां पर आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पर यहां पर और एक चीज देखते हैं कि फीडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। वर्ल्ड कप 2025, तो ये कहां पर हुआ था? जॉर्जिया में हुआ था। और एक नया नाम आपको सुनने को मिलेगा, दिव्या देशमुख, जो भारतीय महिला जो प्रतिष्ठित विश्व कप जीतने में सफल हुए। इन्होंने कोनेरू हम्पी को, हमारे ही देश का है, टाई ब्रेक करके हराया था और क्या जीता था? फीडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीत के ये वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तो ये नया मशहूर और वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर बनी है। तो दिव्या देशमुख को आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे जो भी नए उभरते हुए खिलाड़ी बनते हैं या नया कारनामा करते हैं, तो ये वर्ल्ड चेस चैंपियन जीती है। तो ये फीडे जो है इसी से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। आगे हम लोग बात करें हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो ये भी अपने आप में, क्योंकि आईसीसी का ये टूर्नामेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो हर 2 साल में होता है। जो अभी का संस्करण है वो 23 से 25 का था। इससे पहले वाला जो था तो ये कुल 3 बार हो चुका है। तो तीनों बार में से 2 बार भारत फाइनल में पहुंचा है, लेकिन नहीं जीत पाया। पहला भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने जीता, दूसरा भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और तीसरा में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये विजय प्राप्त किया। तो ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है, हम जानते हैं उसको जो है क्रिकेट में एक चोकर का एक
टैग दिया जाता था चोकर। चोकर मीन्स जो बड़े गेमों में क्या हो जाता है, हार जाता है और वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। देखे होंगे हर बार साउथ अफ्रीका जो है बहुत तगड़ी टीम है क्रिकेट की, लेकिन हर बार सेमीफाइनल में पहुंचती है और सेमीफाइनल से बाहर हो जाता था हर बड़े टूर्नामेंटों में। लेकिन इस बार उन्होंने ये फर्स्ट टाइम का वर्ल्ड टेस्ट, मतलब जो भी है वर्ल्ड जो स्तर में होता है, चाहे 2020 हो, ऐसे जो भी हो वनडे, इसमें ये फर्स्ट टूर्नामेंट है जिसको उन्होंने जीता है। तो ये खास हो जाता है। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रही और ये ध्यान रखना है, और ऑस्ट्रेलिया ही जो पिछले साल के चैंपियन था। यदि हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल से भी आपको हर एग्जाम में एक आध सवाल देखने को मिल जाता है। तो इसके विनर रहे आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर, विराट कोहली का टीम, जो बहुत बार खेले, लेकिन जैसे ये भी टीम इतने सालों से होने के बावजूद एक भी बार 18 संस्करण हो गए, ये 18वां संस्करण था। तो इसमें जाके पहली बार इनको जीत मिला है, जबकि इससे पहले कभी भी वो नहीं जीते थे। तो इन्होंने किसको हराया था, पंजाब किंग्स को हराया। और ऑरेंज कैप किसको मिला, तो साई सुदर्शन को मिला। और पर्पल कैप की बात करें तो गुजरात जायंट्स के ही प्रसिद्ध कृष्णा को दोनों मैच में मिला। और गुजरात टाइटंस तीसरे नंबर पर रहा, जो फाइनल नहीं पहुंच पाया। वो भी एक बार जीत चुका है और एक बार रनर अप भी रह चुका है। आगे हम लोग देखते हैं WPL का जो वुमेन्स का जो होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसके बात करें तो इसके विजेता रहे मुंबई इंडियंस और इसका दूसरा खिताब रहा। और ये जो प्रथम संस्करण हुआ था 2023 में, उसको भी इन्होंने जीता था। और उप विजेता रहे दिल्ली कैपिटल वुमेन टीम। और यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जो DC है दिल्ली कैपिटल, ये तीनों बार फाइनल में पहुंची है। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर बार ये रनर अप रही है, तो ये आपको ध्यान रखना। व्यक्तिगत पुरस्कार महिला में उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन आप ये देख लेंगे। इसके लिए ब्लंड था जो मुंबई इंडियंस से था, और ये अमेलिया केयर। तो ये अमेलिया केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आईसीसी का जो महिला वर्ग में है, आईसीसी प्लेयर ऑफ 2024 का खिताब मिला है। और साथ में इसको वनडे का भी बेस्ट प्लेयर का इनाम मिला है आईसीसी का। तो अमेलिया केयर को आपको ध्यान रखना है। ये न्यूजीलैंड की मशहूर खिलाड़ी है, तो बहुत अच्छी खिलाड़ी है। और हम लोग देखते हैं अगला, हम लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जानते हैं कहाँ हुआ था, तो इसका जो आयोजन है पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन हमारा भारत देश यहाँ पर जाके नहीं खेल सकता, सरकार की अनुमति नहीं है। तो ये हमारे लिए, भारत के लिए कहाँ आयोजित हुआ था, दुबई में। तो भारत के सभी मैच दुबई में हुए, जबकि बाकी देशों के सभी मैच कहाँ हुए, पाकिस्तान में। और इसका एक मजेदार बात यह है कि भारत जो पाकिस्तान है वो मेजबान था और फाइनल में नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल कहां पर हुआ, वहां से बाहर हुआ। मतलब पाकिस्तान के लोग भी, वो मेजबान थे लेकिन फाइनल को लोग टीवी पर ही देख पाए, मतलब वो वहां स्टेडियम में जाके नहीं देख पाए। मतलब अपने देश में बाहर, मतलब संयुक्त अरब अमीरात जाना पड़ा उनको ये चीज। यदि भारत फाइनल नहीं पहुंचता तो ये फाइनल कहां पर होता, पाकिस्तान में ही होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और भारत ने किसको हराया था, तो न्यूजीलैंड ने हराया था। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, तो इसका जो मैन ऑफ द सीरीज है, तो उसको वो किसको मिला था, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि किसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था। यदि हम लोग बात करें आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का, तो ये कब होगा, 2026 मार्च में। और इसका आयोजन स्थल कहाँ है, भारत और श्रीलंका मिलकर इसका मेजबानी करेंगे दोनों देश। यह टूर्नामेंट 2030 के जो आईसीसी का और भी बहुत सारे प्रोग्राम है उसके तहत होगा। महिला T20 विश्व कप की बात करें 26 का, तो ये जून 2026 में होगा। और इसकी मेजबानी कौन करेगा, इंग्लैंड करेगा। तो ये प्रमुख आयोजन है। आगे हम लोग देखते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार 2025 का घोषणा हुआ, जिसमें कितने खिलाड़ियों को दिया गया, 32 खिलाड़ियों को प्लस 2 खिलाड़ियों को और दिया गया। तो टोटल मिला के यदि हम लोग देखें तो 34 खिलाड़ी होता है
लेकिन यहाँ पर मूल रूप से जो वर्तमान में खेल रहे हैं उनको 32 और जो पूर्व है उनको भी 2 है। तो ऐसा करके टोटल मिला कितने लोगों को दिया गया? 34। मतलब आपको ध्यान रखना है 32 धन 2, मूल रूप से 32 को। तो इनको, ये मुख्य खिलाड़ी है, ज्योति आराजी एथलीट से है, नीतू है मुक्केबाजी से, स्वप्नील है, स्वप्नील सुरेश कुसले है, ये शूटिंग में है, सरबजोत सिंह ये कहाँ से है? हॉकी से रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ खिलाड़ियों का नाम आपको यहाँ दिया गया है, इनको आपको ध्यान रखना, क्योंकि जिस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार, क्योंकि खेल क्षेत्र में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो खेल रत्न पुरस्कार है। तो उसके बारे में मैं और डिटेल से बताऊंगा थोड़ा सा नीचे जब खेल रत्न पुरस्कार आ जाएगा। तो यहाँ देखो खेल रत्न पुरस्कार, तो खेल रत्न पुरस्कार को क्या बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ पर आपको एक सवाल और आ सकता है कि पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन जैसे पहले इसी नाम से ही दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी पिछले 1-2 साल में ही मोदी सरकार ने, जो पीएम मोदी की मतलब भाजपा की सरकार है, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद जानते हैं हमारे देश के हॉकी के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, तो उनके नाम पर ये कर दिया गया है। तो इस साल हमारे 4 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये चारों का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों में से किसी का भी नाम आ सकता है, मैच करने को आ सकता है, इनके फील्ड के बारे में आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और क्यों दिया है ये भी ध्यान रखना है। जैसे मनु भास्कर, सबसे पहले तो मनु भास्कर किस चीज से रिलेटेड है? शूटिंग से। ये डबल ओलंपिक पदक विजेता है। जो पिछला ओलंपिक हुआ उसमें 2 पदक जीता था, कांस्य मतलब सिल्वर और ब्रांज मेडल। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इसका फील्ड खासकर कि मनु भाकर क्या है? शूटिंग में है, और ये ओलंपिक में मेडल जीता था। अगला है डी गुकेश, ये क्या है? मशहूर हमारे शतरंज है, जो विश्व चैंपियन जो पुरुष वर्ग के हैं इन्होंने जीता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने याद रखा कि दिव्या देशमुख बनी है नई फीडे वुमेन्स चैंपियन, तो वैसे ये क्या है? डी गुकेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग ध्यान रखना है हरमनप्रीत सिंह, ये एक क्रिकेट में भी है, तो उसको ध्यान नहीं रखेंगे आप। हरमनप्रीत सिंह कौर है वो, तो ये हरमनप्रीत सिंह है। ये कौन है? हॉकी के हैं, और ये कप्तान भी थे। तो ओलंपिक कांस्य पदक, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछला जो लास्ट ओलंपिक 2024 में है उसमें भारत ने क्या जीता था? कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो इसके कप्तान जो है उसको इन्होंने ये मिला है, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो है प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार क्या है? पैरा एथलीट है, और इन्होंने हाई जंप में, पैरा हाई जंप जो होता है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए इनको मिला है। तो हमको ये 4 नाम अच्छे से बिल्कुल पता होना चाहिए, प्लस इनके चारों के क्या फील्ड, ये आपको चलो थोड़ा पता नहीं रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये दोनों चीज बिल्कुल पता ही होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं जो आईसीसी अवार्ड्स है 2024, जो कब दिया, मतलब कोई भी जो अवार्ड है ध्यान रखेंगे, जैसे जो अवार्ड 24 का होगा वो कब दिया जाएगा? 25 में, क्योंकि 24 का प्रदर्शन देखेंगे और फिर उसका इनाम कहाँ देंगे? 25 में। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो हमारा सत्र कौन सा है? 24 और 25 चला गया। अब हमारा कौन सा है? 25 और 26। जैसे 25-26 में क्या होगा? यदि हमारा सत्र जून तक जाता है, कॉलेज में है हम लोग, तो 6 महीना कहाँ का आएगा इसमें? 25 का, और 6 महीना कहाँ आएगा? 26 का। तो इसलिए इसको सत्र कौन सा बोला जाता है? 25-26 ऐसे करके। और हमको इसका रिजल्ट कब मिलता है? 26 जून के बाद ही मिलता है, मतलब इस सत्र के बाद मिलता है, जब अगला सत्र शुरू हो जाता है। तो कोई भी इनाम जो है ऐसे मिलता है। तो इसका जो प्रमुख इनाम है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको क्या नाम बोला जाता है? सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। तो ये किसको दिया जाता है? साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को। तो ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह, क्योंकि हमारे भारत को मिला है तो इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बताया, जैसे ये
WPL में भी प्लेयर ऑफ द, मतलब कुछ टूर्नामेंट इसको मिला था, तो जो भी इसको तो ध्यान रखना है। अमेलिया केयर, ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड का है। पुरुष क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। आगे हम लोग देखें, यदि पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये किसको मिला है? अजमतुल्ला उमरजई, बस नाम से जानते हैं खासकर हम इसको, उमरजई। तो ये कहाँ के हैं? अफगानिस्तान का है। और महिला ODI क्रिकेटर की बात करें तो इसको आपको खास जानना होगा, क्योंकि ये हमारे देश की है, स्मृति मंधाना। तो जिस भी इनाम में हमारे देश के खिलाड़ी को मिला है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें, पुरुष 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें हमारे सरदार जो है, सरदार बाला अर्शदीप सिंह को मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और T20 कब देखें तो ये अमेलिया केयर को फिर से मिला है, तो ये ध्यान रखना है। उभरते क्रिकेटर के बारे में देखें तो इधर थी कामेंडू मेंडिस, जो श्रीलंका के है महिला क्रिकेटर। ये है पुरुष एसोसिएटेड क्रिकेटर, तो ये नामीबिया के हैं महिला के। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे देश का शामिल नहीं है, वो तो ऊपर वाले को खास आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं आगामी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन में 1-2 देखते हैं कि कौन सा है। तो 2026 जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कब होगा? 2026 में जून जुलाई मंथ में होगा। और इसका जो मेजबानी है आयोजन स्थल, वो ये 3 देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के 16 शहर मिलके करेंगे। और इसमें पहली बार क्या है, 48 टीमें हिस्सा लेगी, तो ये इसका प्रमुख विशेषता है। इससे पहले जनरली 30 टीम के आसपास ही टीमें हिस्सा लेती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि शीतकालीन जो ओलंपिक है ये कहां पर होगा? तो शीतकालीन ओलंपिक भी 2026 में होगा। और ये कहां पर होगा? इटली में। इटली आपको ध्यान रखना है, ये उसके शहर है, तो उनके बारे में उतना याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहां होगा? तो ये कहां होगा? स्कॉटलैंड में। उसकी राजधानी क्या है? ग्लासगो। तो चौथी बार ये वहां पर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें 2026 का एशियाई खेलों के बारे में देखें, तो 2026 का एशियाई खेल सितंबर अक्टूबर 2026 में होगा। कहां पर होगा? ये जापान में। तो ये आपको ध्यान रखना है। महिला क्रिकेट विश्व कप देखें तो ये महिला विश्व कप क्रिकेट कब होगा? 2025 में। कहां होगा? कुछ ही समय बाद हमारे भारत में ही सितंबर माह में, मतलब अगले माह में आयोजित होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें कि महिला रग्बी फुटबॉल का, तो ये सितंबर 2025 में कहां होगा? इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में। तो ये 2025 के क्या है? मुख्य रूप से ये स्थल है जहां पर क्रिकेट के या जो भी खेल है उनका आयोजन होगा। और इसमें 3 कैटेगरी में प्रश्न आता है। एक होता है खेल किसने जीता, दूसरा होता है आयोजन, और तीसरा होता है इसका क्या बोलते हैं? पुरस्कार। तो ये 3 जो है वो आएंगे आपके प्रश्न में, मतलब आपके कोई भी पेपर दो तो 3 ही कैटेगरी के सवाल आते हैं, और 3 सवाल से ज्यादा नहीं आएंगे कभी भी। तो लेकिन कोई भी पेपर दो आपको स्पोर्ट सके कोई ना कोई सवाल आपको 1, 2, 3, 1 या 2 सवाल, मिनिमम 2 सवाल तो मिलेगा ही। तो ये जो है इतने से लेकर बिल्कुल श्योर है कि कोई ना कोई 2 सवाल आपको पेपर में मिलेगा ही। तो यदि ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।